आज है 21 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स। पहला है बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये धौलीगंगा रिवर पर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 165 मेगावाट का बनेगा और इसको बना रही है TSDC इंडिया लिमिटेड कंपनी। धौलीगंगा नदी नीति पास के पास ओरिजिनेट होती है, जो कि गढ़वाल रीजन में है उत्तराखंड के, और ये जो तिब्बत है उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट से बहुत करीब है। और ये अलकनंदा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, और अलकनंदा के जो और ट्रिब्यूटरीज हैं नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भगीरथी। धौलीगंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। और धौलीगंगा नदी के तट पर ही तपोवन है। तपोवन हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। TSDC का मतलब है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 1988 में बनी थी और ये अभी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। और इसको मतलब इसमें जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। सीनियर एडवोकेट या सीनियर लॉयर कौन होते हैं? जो एडवोकेट्स एक्ट 1962 है उसमें एडवोकेट्स को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया, एक सीनियर एडवोकेट और दूसरे जिनको डेजिग्नेशन नहीं दिया, मतलब जूनियर एडवोकेट। ठीक है। इसके लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का जो ऑर्डर 4th है उसमें भी बताया गया है। इसमें कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि मतलब किस किस कारणों से किसी को सीनियर एडवोकेट कहा जाता है, या मतलब जब डेजिग्नेशन देते हैं तो क्यों देते हैं। तो इसमें चीफ जस्टिस या जो जज होते हैं वो उनको लगे कि अगर कोई जज उनका इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनका ज्ञान अच्छा है लॉ के मामले में, तो उनको वो ये उपाधि देते हैं कि ये सीनियर एडवोकेट हैं। ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को आरबीआई ने शुरू किया था 2004 में। इसका उद्देश्य था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ सर्टेन अमाउंट भेज सकें वापस इंडिया में। ठीक है। पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं कि वो बाहर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं खरीद या बेच सकते हैं। कोई लॉटरी टिकट उधर नहीं खरीद सकते हैं इसका यूज़ करके। प्लस जो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000 हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। प्लस जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जिन कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ को नॉन कोऑपरेटिव घोषित किया है वहाँ पर भी वो रेमिटेंस नहीं भेज सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। ठीक है। अपने यहाँ 2022 में दिसंबर तक करीब 19.35 बिलियन डॉलर आया है रेमिटेंस के रूप में। ठीक है। फिर एलेक्जेंड्रियन पैराकीट। इसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पे पड़ा है और ये साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में ही मिलता है। ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में ये न्यू थ्रेटेंड है। अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4th में। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992 में एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज शुरू हुआ था इंडिया और US नेवी के बीच में। इसको मालाबार नाम दिया गया था 2007 में। ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था उस समय। फिर 2015 में जापान ने ज्वाइन किया था और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था। तब ये एक तरह से क्वाड का रूप लिया था इसने। ठीक है। क्योंकि क्वाड बना था 2019 के आसपास। और ये जो है अल्टरनेटिवली इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में होता है। इस बार ये जो ऑफ द कोस्ट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर होने की उम्मीद है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर ज़ायद कैंपेन। इसका उद्देश्य होता है कि जो अभी क्रॉप सीजन बीता है उसका एसेस करना और जो क्रॉप सीजन आने वाला है उसके लिए टारगेट फिक्स करना स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में। ठीक है। ज़ायद क्रॉप्स जो हैं वो शॉर्ट सीजन जो खरीफ और रबी के बीच में पड़ता है वही ज़ायद सीजन है, मतलब मार्च से जुलाई के बीच में। ठीक है। इसमें कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा मतलब आउटपुट दे सकती हैं। जैसे हमने देखा है कि उस समय वो पम्पकिन, कुकुम्बर, टोमेटो, आलमंड, पीनट, कॉर्न ये सब उगाए जाते हैं। क्योंकि इसके लिए जो है वो सॉइल जो है थोड़ी वार्म चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम चाहिए होता है उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है। और इसमें वार्म ड्राई वेदर चाहिए होता है और बारिश उतनी नहीं चाहिए होती है, इसलिए ये अच्छा रहता है। फर्स्ट क्लास डिफ़ॉल्ट गारंटी सिस्टम एक तरह का लैंडिंग मॉडल है फिनटेक और रेगुलर एंटिटी के बीच में। रेगुलर एंटिटी मतलब बैंक या NBFC। इसमें थर्ड पार्टी गारंटी करती है कि वो जब अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है उस लोन देने में तो वो कुछ 1% उनको कंपनसेट करेगी। ठीक है। इसमें जो लोन रेज करता है वो फिनटेक होता है वो, और जो बैंक होता है उसका पार्टनर होता है। क्योंकि ये बैंक के खाते से ये लोन जाता है तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो बैंक को मिलेगा। ठीक है। एडिनोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कई सारे इन्फेक्शन कर सकता है शरीर में। इसके कारण से कॉमन कोल्ड, फीवर, सॉर थ्रोट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पिंक आई, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। ये सब हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, पर बच्चों जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं, उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, छींक से या खांसी से भी फैल जाता है, इवन छूने से भी फैल जाता है, मतलब हाथ वाथ मिलाएंगे तो भी फैल जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या दवा नहीं है, बस जो मेडिकेशन दिया जाता है उसके साथ कहा जाता है कि प्रॉपर रेस्ट करें।
कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस दोनों हाउस में होती हैं, राज्यसभा लोकसभा। ये जो मेंबर और जो हाउस दोनों के प्रिविलेजेस को अगर कोई ब्रीच करता है उस पर एक्शन लेने के लिए हैं, ठीक है। लोकसभा में 15 मेंबर कमेटी होती है जिसको स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा में 10 मेंबर कमेटी होती है इसको चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में इसको जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो हेड करते हैं, जो इनकी प्रिविलेजेस कमेटी होती है। इसके फंक्शन में कई सारी चीज़ें हैं। पहला जैसे ये जो ब्रीच के जो क्वेश्चन होता है कि क्या ब्रीच हुआ है उसको देखती हैं, और फिर ये उन फैक्ट्स को देखती हैं कि क्या क्या करके ब्रीच किया गया है। प्रिविलेज कमेटी ही तय करती है कि क्या प्रोसीजर होगा उनकी जो रिकमेंडेशन होती है उसको इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है। और इनकी जो रिपोर्ट होती है वो चेयरमैन द्वारा हाउस को प्रेजेंट की जाती है, या अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उस कमेटी का कोई मेंबर ही उसको प्रेजेंट करता है हाउस में, ठीक है। और जो भी जैसे स्पीकर ने कोई चीज़ रेफर किया है और उसके बाद में जो भी उनको रिकमेंडेशन दी गई तो स्पीकर का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, ठीक है, और वो हाउस में रखा जाएगा। प्लस अगर स्पीकर ने या चेयरमैन ने जो मतलब डिफेक्शन का केस रखा है वहाँ पर कि किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो उसकी इंक्वायरी भी जो ये प्रिविलेज कमेटी है वो कर लेती है, वैसे ही करेगी जैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाला केस रहेगा। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड, ये क्या होता है? ओपन मार्केट के बजाय कुछ सिलेक्टेड जो इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन होती हैं जब उनको ऑफर किया जाता है बॉन्ड, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है। इसमें जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो 50 या उससे कम लोगों को ये ऑफ़र किया जाता है। नॉर्मली जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, या बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको ये ऑफ़र किया जाता है। इसके लिए वो कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, जनरल अनाउंसमेंट नहीं होती है, ना कोई एडवर्टीजमेंट होता है। इसमें सेबी के कमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसका एडवांटेज क्या है? ये कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव है, इसमें कंप्लायंस करने में आसानी होती है, प्लस जो एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं इससे। अपने यहाँ जो कॉर्पोरेट फंड रेज होता है सबसे ज़्यादा इसी से होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये क्या होते हैं? ये कॉर्पोरेट द्वारा इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे वो फंड रेज करते हैं पब्लिक या प्राइवेट प्लेसमेंट से, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको इक्विटी शेयर स्टॉक में नहीं कन्वर्ट किया सकता, इसलिए इनको नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें रखा जाता है, लेकिन इनको जो है स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो भी मतलब जो बॉन्ड होल्डर है उसको पे किया जाता है बाद में। प्लस इसमें इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि किस हिसाब से दे रहे हैं, मतलब मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, क्यूमुलेटिव, जैसा भी देना चाहते हैं। फिर जादुई पिटारा या मैजिक कलेक्शन, ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें जैसे प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह। इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जो मोटो था एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, लर्निंग थ्रू प्ले, उसको साकार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये जो जादुई पिटारा है ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसको एनसीईआरटी ने डेवलप किया था, ठीक है। और ये जो 4 करिकुलम आने हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, उसका हिस्सा है। और इसमें जो पहला हिस्सा था वो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन 3 to 8 वाला था, उनके लिए ये अभी हमने जादुई पिटारा देखा। फिर एक स्टडी में बताया गया, या कह सकते हैं वॉर्न किया गया कि हमारा धरती का क्लाइमेट जो है वो जो क्लाइमेट चेंज फीडबैक लूप है उसमें फंसने के कगार पर है। इसमें इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एक इवेंट जो हमारे क्लाइमेट को अल्टर कर रही है वो मतलब उसको हमेशा के लिए अल्टर कर सकती है। जैसे कि जो आइस कैप्स हैं वो अगर मेल्ट हो रही हैं, मतलब हमारे जैसे धरती गर्म हो रही है तो आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, तो मेल्ट करने से जो उनका डार्क कलर का लैंड या वाटर अंडरनीथ है वो दिखाई देने लगेगा। उसके कारण क्या होगा कि वो और ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेंगी, यानी कि और ज़्यादा फिर हीट को ऑब्जर्व करेंगी और हीट फिर इमिट करेंगी। तो उससे हमारा जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो और बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा मेल्ट होंगी, मतलब ये एक तरह का साइकिल बन जाएगा, ठीक है। वाइल्ड फायर्स के केस में भी उन्होंने यही कहा है कि जब जंगल जैसे वेजिटेशन है वो जब जलेंगे तो उनसे पॉइजनस गैस जैसे CO2 वगैरह है वो निकलेंगी और वो और ज़्यादा फिर ग्रीन हाउस को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरह का लूप बन जाएगा, उनका कहने का मतलब है। इसमें 2 तरह का उन्होंने बताया, एक कंबाइंड फीडबैक लूप है और दूसरा डैम्पनिंग फीडबैक लूप्स है। ये वो डायग्राम है जिसके द्वारा समझाने की कोशिश की गई कि वो लूप कैसे बन सकता है। फिर 3rd एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ की मीटिंग हुई चितवन नेशनल पार्क नेपाल में, ठीक है। और इसमें चितवन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया वो राइनो कंजर्वेशन के लिए।
और इसमें जो राइनो रेंज कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल। पहली मीटिंग इसकी इंडोनेशिया में हुई थी, दूसरी इंडिया में हुई थी, तीसरी अभी नेपाल में हुई है। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया कि जो कम से कम 3% एनुअल ग्रोथ चाहिए जो ग्रेटर वन हॉर्न, जावन और सुमात्रा राइनोज हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने जो उनके यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जहाँ पर राइनो रहते हैं उसका एरिया 5% बढ़ाने की बात की है। ठीक है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, इसको क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने रिलीज़ किया। इनका पर्पस होता है कि ये कैलकुलेट करते हैं जो फिजिकल क्लाइमेट रिस्क होता है किसी भी बिल्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसे सस्टेन करेंगी कोई भी क्लाइमेट इवेंट आया तो, जैसे मान लीजिए वेव्स, कोस्टल फ्लडिंग, एक्सट्रीम विंड, इन सबको कैसे वो सस्टेन करेंगे। इसी में एक टर्म है एग्रीगेट डैमेज रेशियो। ये वो है कि मतलब जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2050 तक कैसे सस्टेन करेगा उन सारी चीज़ों को झेल कर। इन्होंने बताया कि दुनिया के जो 50 सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ हैं, रिस्क एरियाज़ हैं, उसमें से 9 जो हैं वो इंडिया में हैं। फिर एनजीटी ने अभी ऑर्डर किया कि सुंदरबन में जो एक बिल्डिंग बनी थी उसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरियाज़ में आता है। जो क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। ठीक है, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है जो कि इंडिया बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के साउथर्न पार्ट में आता है, इंडियन टेरिटरी में। यहाँ सुंदरी ट्रीज़ और रॉयल बंगाल टाइगर जो फेमस हैं, और जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो वर्ल्ड हेरिटेज और रामसर साइट भी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी बहती हैं, जैसे मुरी गंगा, हरिन भागा, राई मंगल रिवर। ठीक है, उसके बाद सप्तमुखी, ठाकुरन, माल्टा, गोवासबा। यूरोप की इन्वेस्टिगेटिंग की रिपोर्ट में बताया गया कि जो पोलैंड में रिवर ऑर्डर की फिशेस थी उनको एक टॉक्सिक एल्गल ब्लूम जिसका नाम पेरिनीसियम पेरुवम है उसने ख़त्म कर दिया। ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण आया है। ठीक है, पेरिनीसियम पेरुवम की बात करें तो ये सिंगल सेल एल्गी है और ये कई सारे फॉर्म में अलग एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और ये एल्कलाइन, ब्रैकिश वाटर सब में एग्जिस्ट कर सकती है। प्लस इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है 5 डिग्री से 35 डिग्री तक चाहिए होता है। ठीक है, और जो ब्लूम होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेज़ बढ़ता है। ठीक है, ये मिक्स ट्रॉपिक भी है, मतलब कई सारे ऑटोट्रॉपी और हेटरोट्रॉपी के बीच में ये एग्जिस्ट कर सकती है। रिवर ऑर्डर जो है वो चेक रिपब्लिक में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये पोलैंड में जाती है, फिर वेस्टर्न पोलैंड से बहते हुए ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है और ये फिर बाल्टिक सी में गिरती है। ठीक है, तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।